स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स के आगे वाला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैट्रिक्स का। जैसे हम सिंपली दो न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, उसी तरीके से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ऑब्वियसली बात है एक मैट्रिक्स ही आएगी, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उन सभी चीज़ों से। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सपोज़ इस चीज़ के हम लोग पहले थ्योरी वगैरह लेने से पहले एक जस्ट सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम उसको सीखते हैं और वहीं पे हम लोग से सीखेंगे कि उसकी कंडीशन वगैरह क्या क्या होनी चाहिए। तो एक हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम B n क्रॉस P। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पे इस तरीके से करें ए बी, तो इनसे जो एक मैट्रिक्स बनेगी वही ये मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है, यानी ए क्रॉस बी तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ये रो है, ये कॉलम है, यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यदि ये दोनों कंडीशंस, पहली कंडीशंस ये होल्ड कर रही है, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ हों सेकेंड वाले के, तभी उसका मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ये है। तो इस कंडीशन में जब ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो नेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। हम दोनों को हमने नाम दे दिया एक मैट्रिक्स C। तो कंडीशन आप समझ सकते हो क्या, पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू number of rows of matrix B। ओके, फिर हम इसकी तरह अंदर के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना देखते हैं। A है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 3। दूसरी मैट्रिक्स हम यदि B यहाँ पे ले रहे हैं, B11, B12, यहाँ पे B21, B22, B31, B32, कितना है, रोज़ कितने हैं 1 2 3, 3 रोज़ 2 कॉलम। यानी ए बी का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, देख लीजिए ज़रा आराम से क्या होगा। पहले हम इस रोज़ का इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला रो होगा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि इसका पहला एलिमेंट कहलाएगा। कैसे, A11 B11 प्लस A12 B21
प्लस A13 B31। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला एलिमेंट बना इन दोनों के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई के बाद इन तीनों का सम होगा। यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पहला एलिमेंट बन जाए। इसीलिए आप समझ सकते हो कि इसका हम कॉलम ले रहे हैं और इसका रो ले रहे हैं, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक, दूसरे तो अभी क्या होगा, जब तक हम इस पहले रो का इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने इसको फिनिश नहीं करेंगे। तो इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम, तो वो सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब आपका इसे हमने फिनिश क्यों कर दिया? क्योंकि इस रो का इसमें अब कोई कॉलम शेष नहीं बचे। यदि एक कॉलम और होता तो इसका थर्ड एलिमेंट बन जाता। दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने कहा कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो नेट ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने बाद क्या आएगा? 3 क्रॉस 2 का, यानी 3 क्रॉस 2, यानी 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। जब 2 कॉलम बनेंगे इसका मतलब तीसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड वाले का रो लेंगे और इसका हम पहला कॉलम लेंगे। क्या आ जाएगा? A21 B11 प्लस A22 B21 A23 B31। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके इसका सेकेंड एलिमेंट बन गया। यानी सेकेंड रो होगा तो सेकेंड आफ्टर मल्टीप्लाई के बाद सेकेंड एलिमेंट बनेगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट बनेगा। यानी इसका सेकेंड रो, इसका पहला कॉलम, यानी A21 यहाँ जा रहा है। अच्छा, इस सेकेंड रो का इसके सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट बनने जा रहा है। क्या हो जाएगा? A21 B12 A22 B22 प्लस A23 B32। ठीक है, अब हम इसका थर्ड रो लेंगे। इसका पहला कॉलम A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। इस तरीके से ये हमारा इस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एलिमेंट बन चुका है। छठा एलिमेंट देखते हैं, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम A31 B12 प्लस A32 B22 एंड A33 B32। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? ये हमारा नेट आ गया। आप समझ सकते हो कि आपको लग रहा हो कितना सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें एडिशन करेंगे, कैसे याद रखेंगे। कुछ नहीं, जब प्रैक्टिस में आएगा बहुत इजी है, लेकिन हाँ उतने ही गलत होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करने के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे उतना वो सवाल आपका है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो वो आपका नहीं बन सकता है। अभी भी वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि उसकी आप प्रैक्टिस घर पे ज़रूर करें। इस वीडियो के लिंक के साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम फर्दर उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और उससे पहले बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे मल्टीप्लाई के, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड कर लेंगे। इस तरह सेकेंड रो पहली मैट्रिक्स का एंड फर्स्ट कॉलम पहली मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मल्टीप्लाई और उनका ऐड कर लेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम
एंड थर्ड रो का इसका सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर लेंगे। इस तरह के हमारा इस मैट्रिक्स का नेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट मीन्स ए और बी का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी। उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो वो उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। सपोज हम ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ये ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। ए बी तो होगा बट बी ए नहीं होगा। यहाँ से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए कि ए बी पॉसिबल है पर बी ए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता है, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो ही। बात क्लियर है? अब हम इसको फ्रेश एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर हम इसको आगे समझते हैं तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। यहाँ आप अंडरस्टूड हो गए कि ए और बी इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3 का। बट इन केस ऑफ बी हम निकालना चाहें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसका रो यानी बी का जो बी की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और ए का जो ऑर्डर है वो आपका 2 क्रॉस 3 है। देख लीजिए पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। बी ए बी यहाँ पे पॉसिबल है। ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, बट जब बी ए करेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 ए का और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसके 3 इसके इक्वल है, यानी जो बी ए मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे तो हम यहाँ पे हम बी ए का यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3 का आएगा। बट दोनों ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ए बी का करेंगे तो 2 क्रॉस 3 और बी ए का करेंगे तो 3 क्रॉस 3। तो हम यहाँ दोनों ही निकालेंगे। पहला भी हम निकालते हैं ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 5। ठीक, देन पहला रो सेकेंड कॉलम 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2। इस तरह सेकेंड रो का पहला कॉलम 2 क्रॉस 4 प्लस 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 5। इसका सेकेंड कॉलम 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स नहीं हमारी बन गई है कितने की 2 क्रॉस 2 की। तो कितना आ गया कितना आएगा ये आपका सिंपल सा ऐड कर लीजिए। ये 12 प्लस 8 प्लस 5 यानी 12 8 5 कितना हो गया ये
25, ये क्या आ जाएगा 8 2 10, टोटल कितना हुआ 20। इस तरीके कितना आ जाएगा 3 4 2 9, ये कितना आ जाएगा 2 1 4 7, यानी ये कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, ए क्रॉस बी का 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 25 9 27, ये हमारे एक एलिमेंट हो गए। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आप मल्टीप्लाई करते, आप जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये इस तरीके से रख सकते हैं। कितना 3 into 4 12 प्लस 4 into 2 8 एंड 1 into 5 5, बस इनका आप ऐड करके डायरेक्टली कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये आप स्टेप लिखें, डायरेक्टली आप ये स्टेप करके और डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपके स्टेप ये रिड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो रहा ए बी का, तो इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं ए बी। कितना आया हुआ है 25 9 20 एंड 7, इसका ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2 का। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बी क्रॉस ए का। ठीक, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का क्या मतलब हुआ कि इसका रो पहला कॉलम, यानी अब उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे तो आपको कंफ्यूजन हुआ करे तो बी को इधर लिख लो, ए को इधर लिख लो, यानी कि पहले का फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम ऐड करके पहला एलिमेंट बन जाएगा, यानी 4 into 3, 4 into 3 कितना हुआ 4 into 3 प्लस 1 into 2। ठीक, पहला रो इसके साथ सेकेंड कॉलम 4 into 4 प्लस 1 into 1, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 1 into 1, सॉरी 4 into 1 एंड प्लस 1 into 2। ठीक, उसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 3 प्लस 1 into 2, ये हमारा बन गया एलिमेंट। दूसरा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 4 प्लस 1 into 1, 2 into 1 प्लस 1 into 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे 6 एलिमेंट तैयार हो चुके हैं। सेकेंड इसका थर्ड रो देखते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 5 into 3 प्लस 2 into 2। फिर इसका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये वाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम अपने आप मुंह चिल्ला के कहता है कि हम कौन से पोजीशन पे जाने वाले हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी इन दोनों का खुद ही का मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये पोजीशन एक्वायर्ड कर रहा है। थर्ड रो, इसकी ये पोजीशन कौन सी है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 into 4 प्लस 2 into 1, इस तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसकी पोजीशन हो गई 3 3 हो गई, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। नेट हमारा मैट्रिक्स कितना बन गया 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो, इसका इसके साथ कर रहे हो, यानी इसके कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए है। तो इन दोनों को कॉमन फैक्टर को हटा दो तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी। ऑब्वियसली बात है, देखिए आपका ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3 का, कितना आ जाएगा ये 12 2, तो 14 6 2 8
15 4, ये रहा 19, ये आपका 8 और 1 यानी कि 9, ये 8 और 1 अगेन 9, 20 and 2 22, 4 2, 6 2 2, 4 5 and 4 9, ये रहा 3 क्रॉस 3। अब आप ऑब्वियसली बात, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि दोनों का सेम नहीं आएगा, अलग अलग ही आएगा। क्लियर है? ए बी नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। क्लियर है? यहां से समझ सकते हो आप करना क्या है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? रो बाई कॉलम, यानी कि रो, पहले का मैट्रिक्स का रो लेंगे और इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का रो इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो वहां से हमारे पहला यानी कि रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा उसका पहला रो हमारा तैयार हो जाएगा। पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो क्या, इसके हम सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा यहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा। इसका इसी के सारे, जब तक हम फिनिश नहीं करेंगे तब तक सारे कॉलम्स हमारे फिनिश नहीं हो जाते हैं। इस तरह हमारी सारी नेट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो रो बाई कॉलम, हम लोग मल्टीप्लाई करते वक्त कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, बट आपको जो प्रैक्टिस में आ जाए आप वो करिए, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार बदलिए मत, आंसर सेम आएगा। रो बाई कॉलम करिए या कॉलम बाई रो करिए, पर आपकी प्रैक्टिस यदि रो बाई कॉलम से है तो आप इसको ही बनाकर रखिए, इसको फॉलो ना करें। यदि आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको फिर फॉलो ना करें, आप एक ही रखिए। यानी इन फ्यूचर आपको दिमाग में एक सेट बना के रखिए कि मुझे रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। इन दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर में, तो हम रो बाई कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? हालांकि कॉलम बाई रो से मल्टीप्लाई गलत नहीं आएगा, उससे भी वही आएगा। आगे सवाल आएंगे तो मैं उसको कॉलम बाई रो लेके दिखा दूंगा। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि गलत ना होने के चांसेस ही ना ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल भी। तो हम लोग वैसे मेरी भी प्रैक्टिस रो बाई कॉलम से ही है, इसलिए मैं हमेशा रो बाई कॉलम प्रीफर करता हूँ, अदरवाइज कॉलम बाई रो भी ले सकते हो। ठीक है? नोट करना चाहें इसे नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, यानी पहली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1 का है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1 का है। देखते हैं आगे। तो अभी मुझे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू हैं नंबर ऑफ रो के साथ, बट एक्स वाई जेड को हम इधर लिख दें और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या पॉसिबल होगा? यदि मैं इसके साथ एक्स वाई जेड पहले लिख दूं यहाँ पे और इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखूं तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्यों नहीं होगा आप समझ सकते हो। चलिए तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? 3x 4y प्लस जेड, यानी कि पहला रो इसका कॉलम, पहला एलिमेंट बन गया। पहले का रो का इसका सेकेंड कॉलम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट यहाँ आएगा। 3y प्लस 3x प्लस y प्लस 2z और 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 हो जाएगा एंड z, ये इज इक्वल टू है 8 7 6। इक्वल होगा
ये आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ही एलिमेंट है, यानी इनका समीशन एक है, इनका समीशन एक वैल्यू आएगा, इनका समीशन एक वैल्यू आएगा। यानी आप कह सकते हो कितना 3x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 कह सकते हैं, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल कह रहा है। इक्वल तभी होती हैं जब ईच एंड एवरी एलिमेंट उनके इक्वल हो, उनका ऑर्डर इक्वल हो, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैंने इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ले ली और मैंने इसको बता दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके, तो 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको होगा कि मैट्रिक्स से तुम वापस लीनियर इक्वेशन में आ गए, बल्कि नहीं, ये हमने जिस से एग्जांपल लिया है, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हम इसके इसीलिए आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है इन्वर्स। इन्वर्स लेंगे तब हम वहाँ पे एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई? मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया होगा अभी तक। और एग्जाम्पल लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ही हम लोग एक आगे एग्जाम्पल और लेके समझते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया हमने, इसके अंदर के एलिमेंट है ए बी सी डी, डी है वो बी है, पी और क्यू जो कि नॉन इक्वल टू जीरो दे रखा है उन्होंने, सच दैट ए बी यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी ए इंटू बी बी के बराबर है, और एक अंदर दे रखा है कि ए प्लस डी की वैल्यू 2 के बराबर है। देन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ए डी माइनस बी सी बराबर पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लू खुद दे रहा है। क्या क्लू दे रहा है? कि आपको पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है और उसको बी के बराबर रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और बी का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, पहले ये चेक कर लीजिए क्या ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। दैट मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे रोज उसके बराबर हो रहे हैं, यानी इसके ये 2 क्रॉस 2 और ये कितनी है 2 क्रॉस 1। दैट मीन्स इसके कॉलम और इसका कॉलम और इसके किसके बराबर होगा, रोज के बराबर हो रहा है, इसलिए पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हमें 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी, और ये है पी क्यू, और किसके बराबर है ये पी क्यू। ठीक, जैसा इसने कहा वैसा मैंने इसे कर लिया। अब सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम के साथ, ये हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा ए पी प्लस बी क्यू। फिर फर्स्ट रो का इस वाली मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम है ही नहीं, इसका मतलब कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। फिर इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, क्या आएगा सी पी प्लस डी क्यू, और ये किसके बराबर हो गया पी क्यू के बराबर है। यानी ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकती हैं जब इनके ईच एंड एवरी एलिमेंट कैसे हो, बराबर हो, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू पी एंड सी पी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया। इसका हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं कितना आ जाएगा, a माइनस 1 इंटू पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a यहाँ पे ले लो सी पी प्लस डी माइनस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो a माइनस 1 सी पी
प्लस बी के साथ करा रहे हैं हम लोग बी सी क्यू इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम लोग क्या करा रहे हैं, ए माइनस 1 सी पी प्लस डी माइनस 1 ए माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। वहाँ पे क्यू फैक्टर कॉमन लिया जाए, क्या है, बी सी माइनस, यहाँ से ले लेंगे डी माइनस 1 ए माइनस 1। ठीक, ये चीज़ पूरा क्या आना चाहिए, 0। तो क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी माइनस ए माइनस डी और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस डी प्लस 1। पूरा खोल लिया जाए, बी सी ए डी प्लस ए प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बी सी माइनस ए डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बी सी माइनस ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी था। बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का एक सिंपल अरेंजमेंट है। क्या था, ए डी माइनस बी सी निकाल लिया हमने, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे फाइंड हो चुका है। तो हमारा मैट्रिक्स यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ के बाद मैट्रिक्स खत्म थी। मैट्रिक्स क्या कह रही है, ए इंटू बी के साथ इक्वल करेंगे तो बी के साथ आएगा, ए इंटू बी हमने निकाल लिया, इस बी के बराबर कर दिया और जस्ट सिंपल एक लीनियर इक्वेशन का सवाल बन गया और हमने इसके इक्वल कर दिया, यहाँ पे और हो गया। आगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तो इससे और इजी गोइंग से हम इसी सवाल को दोबारा हैंडल कर सकते थे और ईजिली लगाया जा सकता था। तो ये स्टेप बच जाता वहाँ पे। तो जब वो डिटर्मिनेंट कर लेंगे तब हम उस वाले पार्ट के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, नोट कर लिया जाए, इसके स्टेप को समझ लो। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग आगे एग्जाम्पल और ले रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए, उसके अंदर के ये सारे एलिमेंट हैं 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y एंड z, देन सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज है, उसका मल्टीप्लाई करा रहा है, ए के साथ करा रहा है, कह रहा है इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। अब ये कह रहा है कि ये कितना ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3, तो डेफिनेटली इसका ट्रांसपोज भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। जब उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो नेट जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ये जो है ये भी हमारी 3 ऑर्डर की होगी, 3 ऑर्डर की होगी। ये बात यहाँ से समझ में आ सकती है, हमें क्लियरली आ सकती है। तो पहला हमें फाइंड करना होगा इसका ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज दैट मीन्स इंटरचेंज रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। क्लियर है, तो हम इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या कॉलम को हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 0 x x 2y y माइनस y, ठीक है। और यानी ये पहला जो कॉलम था वो रो बन गया, दूसरा था जो कॉलम वो हमारा सेकेंड रो बन गया, और जो तीसरा कॉलम था वो हमारा तीसरा रो बन गया। ये ट्रांसपोज हो गया और ये ए मैट्रिक्स हमारी एज इट इज़ हमने इसको लिख लिया 0 2y z x y माइनस z x माइनस y एंड z। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। ओके, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसके पहले कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई करा 0 इंटू 0 0
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यानी अब पहला रो दूसरा कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या करा देंगे 0 प्लस 2xy, ये तो 0 हो गया, फिर क्या आ जाएगा इसका इसके साथ कराएंगे तो xy, दूसरा माइनस xy, x इंटू माइनस वाई माइनस xy, फिर इसका इसके साथ करा देंगे तो ये पहला 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस एक्स जेड, दूसरा प्लस एक्स जेड। ठीक, इसी तरीके से हम सेकेंड रो लेंगे, पहला कॉलम तो ये 0 हो गया, दूसरा एक्स वाई हो गया, तीसरा माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो गया 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2yz माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। ठीक है, ओके। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स जेड प्लस एक्स जेड, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2yz माइनस वाई जेड देन माइनस वाई जेड। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर माइनस और माइनस, ये प्लस जेड स्क्वायर देन अगेन प्लस प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, पहला कितना आया 2x स्क्वायर 0 0, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 0, 4 प्लस 1 5 एंड 1 6y स्क्वायर, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया ये कैंसिल 0, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ पे 3z स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अब यहाँ पे लिखा नहीं था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, पर इसको देख के क्लियर है ये 3 ऑर्डर की है, इक्वल है तो डेफिनेटली ये 3 ऑर्डर की ही होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी यहाँ से ये चीज़ क्लियर है, क्या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ से कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 एंड देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अच्छा सवाल था, एग्ज़ाम में फुल लेंथ क्वेश्चंस ये आ सकता है और आपके एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी ये सवाल मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, फ़िलहाल था कुछ नहीं, हमें सिंपल सेटिस्फाई कराना था, ए था। इसने एक प्रॉपर्टी और पूछ लिया कि ट्रांसपोज क्या होता है, हमने ट्रांसपोज कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करा लिया, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर कर दिया। पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर नहीं दिया रहता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इनका यदि रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करके सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर होगा, 3 है तो 3 ऑर्डर की होगी, 4 है तो ये डेफिनेटली 4 ऑर्डर की होगी। देन उसको इक्वल कर दिया, यहाँ से हमने इक्वल मैट्रिक्स इक्वल की प्रॉपर्टी लगा दिया, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल व्हेन 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। देन यहाँ से हमने फाइंड कर लिया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जाएगा तो स्क्वायर है तो अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 1 अपॉन अंडर रूट 3। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं आपको पता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर दैट मीन्स जब रूट जाता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ की आती हैं। ठीक है, तो हमें x y z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ से मिल गई। क्लियर? ओके।